विशाल मुंबई में एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। मुंबई जैसे महानगर में खुद का फ्लैट, कार, सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि 36 साल के होने के बावजूद भी अभी तक विशाल की शादी नहीं हुई थी। अब तो इतना समय होने पर लोगों को विशाल में ही कमी नजर आने लगी। ऑफिस में भी सब दबी जबान से ही लेकिन उसका सब मजाक उड़ाते थे। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक मेरा लंच भी रेडी नहीं हुआ। आज ये सुषमा काम पर नहीं आई है क्या? मुझे पता है तुझे देर हो रही है, मगर बूढ़ी हड्डियों में उतनी ही ताकत बची है। काम धीरे धीरे हो पाता है। आज सुषमा के बेटे की शादी है, 2 दिनों से नहीं आ रही है। सबकी किस्मत में बहू का सुख लिखा है, मगर ना जाने क्यों मेरी ही किस्मत में भगवान ये सुख लिखना भूल गया है। क्या आप भी सुबह सुबह औरों की तरह शुरू हो गई? यदि आप नहीं कर पाती तो बोल देते, मैं ऑफिस के कैंटीन में खा लेता। बेटा, जब तक हमसे बन रहा है हम तो कर देंगे ही, मगर अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है कि कैसे भी तेरी शादी हो जाए। तू तो माँ ऐसे कह रही है जैसे मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या परेशानी है जो सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है? कल ही मेरा ऑफिस का पियोन अपनी शादी का कार्ड दे रहा था तो सब लोग मुझे टॉन्ट करने लगे कि अब तुम्हारी शादी का कार्ड हमें कब मिलेगा। कई बार तो लगता है ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं ताकि बार बार लोगों की बातें ना सुनना पड़े। कहते हुए विशाल गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गया। ऑफिस जब पहुंचा तो पियोन ने कहा, क्या विशाल साहब, आज लेट हो गए? सर आपको बहुत देर से याद कर रहे हैं। हाँ, मुंबई की सारी ट्रेन ट्रैफिक मेरे पिताजी हैंडल करते हैं ना, जो सही समय पर ना चले तो मेरी गलती है। क्या साहब, आज तो आप बहुत नाराज हो रहे हो। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। विशाल, तुम्हें तो पता है हमारी कंपनी को राजस्थान में रोड कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं उसके लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम या रवि ही इसके लायक हो, मगर रवि फैमिली को लेकर इतनी छोटी जगह नहीं जा सकता। तुम्हारा क्या है, तुम तो बैचलर हो। तुम्हें जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि ये काम सक्सेसफुल हो गया ना तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। बोलो, जा रहे हो ना राजस्थान? वाह सर, मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे जंगलों में भेज रहे हो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ रोज रोज शादी का ताना सुनने से अच्छा है वहाँ जंगलों में जानवरों के बीच रहना। देखो विशाल, इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव लेकर सोचो। हो सकता है गांव में कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए। बॉस के कहने पर विशाल राजस्थान के छोटे से गांव मेहसाणा में आकर रहने लगा। गांव के लोग विशाल की बहुत इज्जत करते। उसे अपने खाने पीने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गांव के सरपंच उसके खाने पीने की व्यवस्था देख रहे थे। अरे आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं सब कुछ आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। ना ना छोरा, तू तो हमारे यहाँ मेहमान है। मेहमान भगवान का रूप हुए है। हम साधारण मिनक भगवान ने कोई तकलीफ नहीं दे सके। गांव वालों के सहयोग से विशाल को जंगल में जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। रोड का काम काफी अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन उसके बॉस का फोन आया। विशाल, हाउ आर यू? वहाँ गांव में जाकर कैसा लग रहा है? आई एम फाइन सर, यहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग काफी कोऑपरेटिव है, किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे वाह, दैट्स गुड। विशाल, सरकार चाहती है कि चुनाव होने के पहले ये सड़क बनने का काम पूरा हो जाए। हो सके तो लेबर बढ़ा दो और रात में भी काम चलने दो। तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, मगर जितनी जल्दी ये काम पूरा होगा तुम वापस मुंबई आ सकते हो। बॉस, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो मैं इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। विशाल ने लेबर बढ़ा दिए और रात में भी काम शुरू कर दिया, मगर गांव के लोग रात के समय जंगल में जाने से डरते थे। रात के समय लेबर आधी हो जाती थी। कुछ चुनिंदा लोग पैसों के लालच में आकर काम करते थे। ऐसे ही एक रात काम चल रहा था। विशाल पूरे काम को सुपरवाइज करने लगा। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। विशाल उस लड़की की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने लगा। विशाल उस अंधेरे जंगल की ओर चला जा रहा था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था,
किसी लड़की की रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। आवाज की दिशा में बढ़ रहा था। तभी किसी ने उसे रोक दिया। खबरदार, उस दिशा की ओर आगे मत बढ़ो, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जान को खतरा है? मगर किसी लड़के की रोने की आवाज आ रही है, जाकर तो देखना होगा ना। नहीं, छलावा है वो, छलावा, मत जाओ। कहते हुए एक बुजुर्ग मजदूर ने उसे रोक दिया। जिसके साथ जिंदगी ही छल कर रही हो, उसे इस छलावे से कैसा डर। उस मजदूर के मना करने के बाद भी विशाल जंगल में आगे बढ़ने लगा। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए विशाल जंगल में काफी अंदर तक चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर पर एक दुल्हन के लिबास में महिला बैठी है और वही रो रही थी। इतनी रात को इस अंधेरे में एक दुल्हन का क्या काम? जरूर किसी मुसीबत में होगी। जाकर पता लगाता हूँ। विशाल जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, उसके रोने की आवाज और तेज हो रही थी। रोते रोते इतनी जोर से चीखी कि उसकी चीख के कारण विशाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। जंगल के सारे पक्षी डरकर रात में ही उड़ने लगे। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? उस दुल्हन ने अपना रोना बंद कर अजीब नजरों से विशाल की ओर देखा और दोबारा रोना चालू कर दिया। आपको कोई परेशानी है क्या? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। वो लड़की दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। विशाल एक पल को उसे देखता ही रह गया। वो लड़की रहस्यमयी हंसी और फिर बोली, मेरा नाम मेघा है, पासी के गांव में रहती हूँ। आज रात को मेरी शादी होने वाली थी, मगर मेरे होने वाले ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बिना शादी करे बारात ले गए। मैं यहाँ पर मरने के लिए आई थी, मगर मेरी मरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। विशाल ने धीरज देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर अचानक वो लड़की वहां से चली गई। विशाल उसे आवाज दे रहा था, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। विशाल को विश्वास नहीं हुआ कि आज रात उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की थी। वो सोचने लगा, कैसे भी कर कर इसका पता लगाऊंगा और क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं। उसने गांव आकर गांव वालों से उस लड़की के बारे में बात करी। गांव वाले हैरान होकर उसकी ओर देख रहे थे। रात वाला मजदूर सामने आया और बोला, साहब, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि उसकी ओर मत जाइए। वो एक छलावा है। कहीं उसने आपको छुआ तो नहीं? हाँ, छुआ तो था और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। विशाल की बात सुनकर सारे गांव वालों के चेहरे का रंग बदल गया। वो बुजुर्ग आगे आया और बोला, बेटा, वो कोई साधारण कन्या नहीं है, चुड़ैल है, चुड़ैल। आज से 5 साल पहले उसने उस जंगल में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और कुंवारे नौजवानों को अपने रूप के जाल में फंसाती है। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे गलतफहमी नहीं, सच्चाई है ये। 5 साल पहले शादी के मंडप से बिना ब्याह के उसकी बारात लौट गई थी। तब उसने जंगल में आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग की बात सुनकर विशाल को दुल्हन की बातें याद आने लगी। वो भी तो कुछ इसी तरह की कहानी सुना रही थी। एक बार को विशाल को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में चुड़ैल है। वो सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अगली रात फिर वो जंगल में जाता है। उसी पत्थर पर उसे वो लड़की दुल्हन के लिबास में नजर आती है। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आवाज दी, मगर तुमने पलट कर भी नहीं देखा। तुम मुझे आवाज क्यों दे रहे थे? देखो, तुम मुझे दूसरे लड़कों की तरह समझ रही हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है तुम्हें? विशाल की बातें सुनकर दुल्हन की आंखें लाल हो गई, मानो उनमें खून उतर आया हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो विशाल के करीब आकर बोली, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें अभी सच्चाई पूरी तरह पता नहीं है और धोखे में रखकर मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी सच्चाई मुझे पता है, मगर फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? वो दुल्हन अपने विकराल रूप में आ गई। खूबसूरत दुल्हन बदसूरत चुड़ैल में बदल चुकी थी। क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करोगे? शादी करने के लिए ही मेरी आत्मा भटक रही है, मगर मेरी सच्चाई जानकर कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। दुल्हन का रूप देखकर विशाल भी एक बार डर जाता है, मगर अचानक से ना जाने क्यों ख्याल आता है कि शायद भगवान चाहता है कि इसकी मुक्ति मेरे हाथों हो। हाँ,
मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, कल यहीं पर मिलना। विशाल गांव में आकर अपनी शादी के बारे में बात करता है। तब बुजुर्ग मजदूर आगे आकर बोलता है, साहब, आप उस चुड़ैल की मुक्ति की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा ना हो कि आपकी जान पर ही बनाए। आपसे पहले भी इस गांव के एक नौजवान ने उसे मुक्ति दिलाने के लिए शादी की कोशिश की थी, मगर शादी के बाद वो अपने पति को ही खा गई। उसकी मुक्ति केवल दूल्हे की तलवार से 7वें फेरे के तुरंत बाद, यदि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तभी संभव है साहब। मैं कोशिश करूंगा उसे मुक्ति दिलाने की। अगली रात विशाल दूल्हे के वेश में उस जंगल के बीचों बीच मिलता है। चुड़ैल ने शादी की पूरी तैयारियां कर रखी थी। विशाल डरते हुए शादी के मंडप तक पहुंचा। चुड़ैल भी दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और विशाल ने उसकी मांग में जैसे ही सिंदूर सजाया, वो अपने असली रूप में सामने आ गई। जिंदा नहीं बचोगे तुम, तुम्हें मरना ही होगा। जैसे ही विशाल को मारने के लिए वो आगे बढ़ी, विशाल ने तुरंत अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर हवन कुंड में जाकर गिरा। सर के साथ साथ पूरी शरीर भी जल गई। उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। सारे गांव वाले जो ये नजारा देख रहे थे वो बहुत खुश हो गए, मगर विशाल जो शादी के लिए इतना एक्साइटेड था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी का अंत कुछ इस तरह होगा। वो उदास होकर वो गांव छोड़कर अपने शहर मुंबई वापस कार से लौट रहा था। रास्ते में एक खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगने लगी तो विशाल ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दे दी। साइड ग्लास में उस लड़की का चेहरा बड़ा ही भयानक लगा।